वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी किस टाइप से आपको पैसेज करना है, गद्यांश और पद्यांश जो भी आते हैं आपके एग्जाम में, किस टाइप से करना है कि इससे आप टाइम को बचा सकते हैं और शॉर्ट टाइम में ट्रिक के साथ कैसे करना है, ताकि आप अगर यहाँ का टाइम बचा लेते हैं तो किसी और पोर्शन में लगाएंगे तो आपके पास होने की जो उम्मीद है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसेज ही ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। पहले देखिए, इस बार वाला पेपर है ये, इससे पहले जो आता था पैसेज वो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा आता था और इस बार ये पैसेज थोड़ा सा छोटा आया है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, पेपर 2 का पैसेज है ये, लेकिन आप चाहे पेपर 1 देना हो या फिर पेपर 2 देना हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपके सबसे, इससे पहले मैं बता दूं जो स्टूडेंट नए हैं वो जान लीजिए, आपका जो हिंदी का पेपर होता है ऑप्शनल के तौर पे, ये 30 नंबर का होता है। इसमें 15 नंबर का पेडागोजी वाला पोर्शन पूछा जाता है, जिसमें से मैं ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन भी चल रहा है। और 15 नंबर का आज मैं बताऊँगी कि पैसेज को आपको कैसे सॉल्व करना है कि जिसमें आप उसमें समय भी बचा सकते हैं और उस समय को कहीं और जहाँ क्वेश्चन छूट रहे हों वहाँ पर ले जाके लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए, पहला कंडीशन, अगर मान लीजिए आपका पैसेज जो है ऐसे छोटा आता है, आपका पैसेज ऐसे छोटा आता है जैसे इस बार आया था, तो हालांकि उम्मीद है छोटा ही पैसेज आएगा, तो आपको क्या करना है, पूरा पैसेज एक साथ पढ़ लेना है। पहला तरीका होता है पूरा पैसेज आप एक साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वाला जो पैसेज है ये पढ़ा जा सकता है, छोटा पैसेज है। पूरा पैसेज एक बार में पढ़िए, और पढ़ना ऐसे नहीं है कि एकदम सरसरी नज़र से बिल्कुल धीरे धीरे, मतलब कि बिल्कुल स्पीड में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझते हुए पढ़ना है, आपको समझते हुए पढ़ना है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अगर और भी आपके पास टाइम कम है तो आप ये जो सारे क्वेश्चन है, इससे कितने क्वेश्चन यहाँ तक के क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये तो आपके आ गए उससे, मतलब कॉमन सेंस पे है ये बेस्ड, जैसे ग्रामर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दोनों पैसेज में मिला के। लेकिन यहाँ तक के क्वेश्चन आपके इस पैसेज से पूछे हुए हैं, तो आप पहले अगर आपके पास टाइम की मतलब कमी है तो पहले आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन सकता है, साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती, सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़िए। और यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी शब्द यहाँ पे मिले आपको, जो भी शब्द आपको मिले या इससे रिलेटेड, आप हाईलाइट करके वहीं से आंसर जैसे जैसे पढ़ते जाइए, तुरंत आंसर मिलता जाएगा, लगाते जाइए। दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा तरीका ये होता है जिसको मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, तीसरा तरीका, और ये वाला तरीका सबसे सही होता है। यहाँ पे जो गलत होने का चांसेस हो वो कम हो जाता है। यहाँ पे है पहला, कालजयी से तात्पर्य है, जो कालजयी शब्द है इससे तात्पर्य है। अब आपको शब्द कौन सा मिला, कालजयी मिला। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ इसलिए टाइम मिल रहा है, जब आप वहाँ पे सीख के बिल्कुल यहाँ से जाएंगे, वहाँ पे करेंगे जल्दी हो जाएगा। कालजयी आपको मिल गया। अब आप यहाँ पे इस पैसेज में ढूंढिए, कालजयी बस शब्द ढूंढिए, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा थर्ड वाले लाइन में, कालजयी शब्द आपको मिल गया। अब आप देखिए कि यहाँ इससे तात्पर्य पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे तभी तो पता चल पाएगा कि इससे तात्पर्य क्या है। देखिए, साहित्य सदैव समाज में निरंतरता बनाए रखता है। यह साहित्य समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य के में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वहीं साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन जाता है। मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि हर काल के जो बंधन होते हैं उनको तोड़ के, थोड़ी समझदारी यहाँ पे होनी चाहिए कि हर काल के जो बंधन होते हैं उनको तोड़ के, मतलब कि ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। जितने भी इसके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको तोड़ के भी बढ़ता ही हर काल में आता ही जा रहा है। मतलब कि क्या है, हर काल में जो प्रासंगिक हो वही कालजयी बन जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। कालजयी मतलब काल को जीतने वाला, हर काल में जो प्रासंगिक हो, हर काल में जो हो, काल को जीत ले, वही होता है कालजयी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले चारों ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। पतन की ओर जाता हुआ समाज, बिखरता हुआ समाज, उन्नतशील समाज, ये तो आप कट ही कर देंगे क्योंकि यहाँ पे चिंता की बात की गई है कि हमारा समाज कैसे बिखरता जा रहा है और कैसे पतन की ओर जा रहा है। यहाँ पे विकास की ओर अग्रसर समाज, ये भी गलत है। विकास और उन्नत नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए, केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है जो साहित्यकार है।
तो इन दोनों ऑप्शन में अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि पतन की ओर जाता हुआ समाज लगाऊं मैं या फिर बिखरता हुआ समाज लगाऊं, दोनों में से ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। अब यही आपको डिसीजन लेना है यहाँ पे। अब ये कैसे मिलेगा, आपको पढ़ के मिलेगा। यहाँ पे क्या है, मूल्यों की चिंता बनी रहती है, टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता जो है बनी रहती है। वहीं साहित्य कालों के बंधन को यहाँ तक तो हम पढ़ ही चुके थे, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। कालजयी वही हो पाता है जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो, संवेदनाओं के सहारे और जगाने का प्रयास हो। साहित्यकार ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। समाज के बदतर होने की स्थिति का मतलब ये नहीं बिखरता हुआ समाज, पतन। बदतर का मतलब होता है पतन, पतन की ओर जाता हुआ समाज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, पतन की ओर जाता हुआ समाज, ये ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज को गति कौन प्रदान कर रहा है। और देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए जो कॉमन सेंस से जिनका आंसर हम लगा सकते हैं, यहाँ पे किसकी ज़्यादातर बात हुई। हम 2 बार पैसेज पढ़ चुके हैं, बार बार पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यही टाइम वेस्ट होता है। हम 2 बार पैसेज पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे किसकी ज़्यादा बात हो रही है, साहित्य की बात हो रही है। तो समाज को गति कौन प्रदान करता होगा, साहित्य करता होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और जानते हैं, ज़्यादातर हर जगह जो सही हो ऐसे आंसर नहीं पैसेज में लगाए जाते हैं। पैसेज में वही आंसर लगाए जाते हैं जो आपके जो गद्य और पद्य दिया हुआ है जो उसमें सही हो, वो आंसर लगाया जाता है। अगर यहाँ पे साहित्य से रिलेटेड दिया है, अगर वही संस्कृति से रिलेटेड दे देता तो वहाँ पे इसका आंसर साहित्य के बदले संस्कृति हो जाता। विज्ञान से रिलेटेड पैसेज आया होता तो विज्ञान हो जाता आंसर, शिक्षा से रिलेटेड पैसेज आया तो शिक्षा हो जाता, तकनीकी से जो टेक्निकल चीज़ें हैं, मशीनरी वगैरह है, अगर इनसे आया होता तो ये सही हो जाता। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस साथ में 1-2 बार जब आप पैसेज पढ़ चुके हैं तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे साहित्य की बात हो रही है तो मतलब साहित्य ही आंसर होगा, ऐसे भी लगाना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 94 है, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। जो समाज को नैतिक बनाए, जो समाज को जागरूक करते हैं, जो समाज का विकास करते हैं, जो समाज का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन ये कट हो गया, जो समाज का विकास। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको मतलब होगी कन्फ्यूज़न। तो देखिए क्या आपके पैसेज में नैतिकता, विकास, ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं या जागरूकता जुड़ा हुआ है। तो जो आपको मिलेगा वही आप आंसर लगा देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखे। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकारों ने हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताज़ा ही रहते हैं, जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने, ये देखिए, समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं। समाज को क्या कर रही हैं, दीप्त कर रही हैं। मतलब कि समाज को दीप्त करना मतलब जगाना होता है। तो जगाना क्या हो जाएगा, 94 का 4 हो जाएगा। जगाना मतलब जागरूक करना, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको जो उसमें शब्द, दूसरे शब्द यूज किए गए हैं, जागरूक के बजाय दीप्त वहाँ यूज किया गया, तो उस शब्द के अर्थ को आपको समझना होगा। दीप्त करना, चमकाना, जगाना, तो ये सब जागरूकता हो जाएगी। नैतिकता की बात नहीं हुई है, विकास की बात नहीं हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन सकता है। अब देखिए, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ चुके होते 1-2 बार जब आप पढ़े हैं पहले दूसरे आंसर को निकालने के लिए, तो आप वहीं आपको आंसर मिल जाता है ये, जिसमें क्या हो, मानवीय सत्य की व्याख्या हो, संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। यही है, वही समाज कालजयी बन पाता है जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। एक तो मानवीय सत्य होना चाहिए, दूसरा संवेदना होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें से कुछ है इसमें ऑप्शन में। मानवीय सत्य मिल गया आपको, संवेदना मिला नहीं, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। विश्वास का अर्थ है, अब विश्वास का अर्थ है, इसको आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। विश्व में तो होगा नहीं, विश्व में जो विश्व भर में फैला हुआ, तत्व ज्ञान ये भी नहीं है। विश्व से संबंधित नियम, विश्वास का नियम से क्या लेना देना, कोई नहीं है। निश्चित धारणा, जब हमारे मन में कोई धारणा निश्चित हो जाती है, कोई हम होता नहीं है, कोई चीज़ से एकदम उस पर हम एकदम मतलब कि कन्फर्म हो जाते हैं, तब फिर क्या करते हैं, हमें विश्वास हो जाता है, मतलब निश्चित धारणा। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए, ये आया आपका ग्रामर के क्वेश्चन। 2 से 3 नंबर के आपके इसमें गद्य वाले में ग्रामर रहेंगे, 2 से 3 नंबर के आपके पद्य वाले में ग्रामर रहेंगे। टोटल 4 नंबर का लगभग ग्रामर पूछा जाता है। तो हल्का ग्रामर अगर आप पढ़ लेंगे फिर भी आपका चलेगा। समाज के बदतर होने की स्थिति, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। बदतर का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक बुरा, अभिमानी तो होता नहीं, दुराचारी भी नहीं होता, बेईमानी भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अत्यधिक जो बुरा होता है उसे ही बदतर बोला जाता है। बदतर मतलब बद मतलब बुरा होता है, बुरा से भी बुरा, अत्यधिक बुरा हो जाएगा। फिर गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। जो गद्यांश है इसमें
किस तरह की चिंता झलक रही है? मूल्यों के बिखरने की, सामाजिक विघटन की, या नए सिद्धांतों के बनने की, समाज के आधुनिक होने की। तो मूल्यों के बिखरने की, यहाँ पे हम देखिए पढ़े थे, यहाँ पे क्या हम पढ़े थे, मूल्य जो हैं वो बिखर रहे हैं। मूल्यों की देखिए टूटते फूटते मूल्यों की चिंता बनी रहती है। तो एक बार दो बार जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए पढ़ेंगे, तो वहीं पे आपको याद हो जाएगा कि ये हम पढ़े थे, मूल्यों के बिखरने की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर विशृंखलित में प्रत्यय है। विशृंखल प्रत्यय वही होता है जो लास्ट में लगता है, लास्ट में जो लगे वो प्रत्यय होता है, जो फर्स्ट में लगे, शुरुआत में लगे, वो क्या होता है आपका, वो उपसर्ग होता है, ये प्रत्यय होता है। तो और लेकिन उपसर्ग को निकाल दें या फिर प्रत्यय को निकाल दें, इसके बाद आपका जो मूल शब्द बचता है वो अर्थ होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं बचना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो विशृंखल, इसमें इत जोड़ेंगे तो विशृंखलित हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इत प्रत्यय होगा। इसमें 99 का प्रत्यय उपसर्ग जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हर हाल में बनता है। फिर है, अब हम पढ़ेंगे पद्यांश वाला पोर्शन। पद्यांश वाला पोर्शन कुछ ही लाइन होते हैं जिसको आप पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना आपको बिल्कुल इस दिमाग पे प्रेशर डाल के है, बिल्कुल अच्छे से ऐसे पढ़िए कि अभी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे होता नहीं, चार लोगों के बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कोई टॉपिक देके, तो आप ये कोशिश करते हैं कि हम इंसर्ट ना फील करें, हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। तो उस प्रेशर से आप पढ़िए कि हमें सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए इससे टाइम बचेगा आपका, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिवावसान का समय। दिवावसान मतलब क्या होता है, दिवासावसान, दिवस, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दिवस होगा। जब किसी शब्द का अर्थ ना आपको समझ में आए तो उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, दिवस प्लस अवसान होगा इसका संधि विच्छेद। दिवस मतलब क्या होता है, दिन होता है। अवसान मतलब दिन का अंत। जब दिन का अंत होता है तो कौन सा टाइम आता है, वो संध्या का समय आता है, जिसके शाम बोला जाता है, शाम का समय आ गया। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, मतलब कि मेघमय मतलब मेघ से, बादलों से भरी हुई आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी। किसको सुंदर, संध्या सुंदरी परी सी, शाम को परी बोला जा रहा है, यहाँ पे शाम को परी बोला जा रहा है। अभी हो सकता है अलंकार भी पूछे इसमें से। धीरे धीरे धीरे। फिर है, तिमिरांचल में, तिमिर मतलब अंधकार होता है, तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उनके घुघराले काले बालों से। ये अंधकार की और बादलों की, संध्या की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो सजीव हो। फिर है, हृदय राज की रानी, किसको बोला जा रहा है, हृदय राज की रानी, संध्या को, संध्या की बात हो रही है ना, शाम की बात हो रही है, तो उसी को बोला जा रहा है, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। अब देखते हैं हम इसमें, अब देख चुके, आप अगर ऐसे समझ के पढ़ेंगे तो 5-6 जो भी क्वेश्चन आपके पूछे रहेंगे तत्काल उसका आंसर आप दे पाएंगे, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम अभी समझ के पढ़ लिए, अब देखिए सबका आंसर देते चले जाएंगे। हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, संध्या को बोला जा रहा है, शाम की ही तो विशेषता इसमें बताई जा रही है। फिर है, संध्या को ही मनुष्य के रूप में भी ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि सजीव हो। पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है, नवचेतना का, वेदना का, प्रेम भाव का, या फिर प्रकृति का, प्रकृति का चित्रण हुआ है। जैसे कि बादल है, अंधकार है, शाम है, ये सब क्या है, प्रकृति ही तो है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। पद्यांश में किस अलंकार का, देखिए अलंकार अक्सर पूछा जाता है, तभी मैं बोल रही थी हो सकता है अलंकार पूछा जाए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे देख के ही पता चल रहा था कि संध्या को क्यों सजीव जैसा ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्त का मतलब ये होता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा की चीज़ों को कहना, जैसे कि कोई रो रहा है उससे समुद्र बह गई, नदियाँ बहने लगी, तो ये होता है अतिशयोक्ति। यमक अलंकार वो होता है जहाँ पे एक शब्द एक से अधिक बार यूज़ किया जाए और अलग अलग अर्थ हो, जैसे कनक कनक के सौगुनी वाला है। अनुप्रास वो अलंकार होता है जहाँ पे एक शब्द, एक वर्ण की, शब्द नहीं, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, चाचा बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मानवीकरण हो रहा है। मानवीकरण अलंकार वो होता है जहाँ पे हम निर्जीव को एज ए वो सजीव हम समझ लेते हैं, निर्जीव को हम सजीव समझते हैं। जैसे कि संध्या जो शाम है, ये क्या है, जो शाम है आपकी, ये तो निर्जीव चीज़ है ना, ये इसमें कोई जान थोड़ी है, लेकिन हम इसे मनुष्य जैसा ट्रीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हृदय राज की रानी है ये, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा, मनुष्य के रूप में बना रहे हैं निर्जीव चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है यहाँ पे, दिवसावसान, इसका संधि विच्छेद। जैसे देखिए वहाँ पे शब्द देखने से ही पता चल रहा था कि कुछ संधि विच्छेद टाइप का इसमें बन रहा है। तो दिवस प्लस अवसान मैं बता चुकी हूँ पहले ही,
ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये बताइए आपको दोबारा क्या मुड़ के पैसेज देखने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी, क्योंकि आप एक ही बार में 1 मिनट के बजाय 2 मिनट लीजिए, लेकिन ध्यान से एकदम पढ़ लीजिए, उसी टाइम पे पूरा अर्थ समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है, पूरे पैसेज का ओवरऑल अर्थ समझ लीजिए। इससे आपका बार बार पढ़ने वाला ये टाइम नहीं वेस्ट होगा। किसके हंसने की बात हो रही है? यहाँ पे हंस कौन रहा है? किसके हंसने की बात हो रही है? अब चलिए इसमें देखते हैं हम किसके हंसने की बात हो रही है, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं याद है। यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, हंसता हंसता है तो केवल तारा, केवल तारे की बात हो रही है कि केवल तारा हंस रहा है, बाकी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, तारे की बात हो रही है हंसने की। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? मेघमय, जो संध्या है शाम, वो मेघमय आकाश से ना, मतलब मेघमय मतलब बादलों से भरे हुई आकाश से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, पहली लाइन में था ये तो पेडागोजी का क्वेश्चन है। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? किसी भी कहानी का अगर समय और स्थान हो तो उससे सेटिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर पेडागोजी कराऊंगी, उसके बाद फिर पैसेज कराऊंगी। आपका टोटल सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पेडागोजी कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पैसेज टोटल कंप्लीट होगा। अगर यहाँ से आप केवल यहीं से अगर हिंदी कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं, फिर भी आप समझ लीजिए कि 30 में 25 नंबर से कम नहीं पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।